नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट बना रहा है उसमें वो खुद के विकसित इंजन का उपयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है कि उसका बनाया J-20 हर मोर्चे पर रफाल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 हमारे राफेल के आगे कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुछ और राफेल शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के पास अभी 11 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जिसकी संख्या मार्च तक बढ़कर 17 हो जाएगी। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट राफेल की बढ़ती संख्या से चीन घबरा गया। राफेल से मुकाबले के लिए वह अपने J-20 स्टील लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में जुट चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन के शुरुआती J-20 लड़ाकू विमानों में रूसी इंजन लगा हुआ है, जिसे स्थानीय स्तर पर बनाए गए अधिक उन्नत इंजन के साथ बदलने की अब योजना पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि J-20 ट्विन सीटर में अभी लगे WC-10 को भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन से बदला जा सकता है। चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण कर लिया है। इनमें से कुछ भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात है। चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट बना रहा है उसमें वो खुद के विकसित इंजन का उपयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है उसका बनाया J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 दोनों लड़ाकू विमान राफेल के आगे कुछ भी नहीं है। चीनी J-20 की कुछ मुख्य भूमिका स्टील्थ फाइटर की है, जबकि राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके जवाब में राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा राफेल का विंग स्पैन केवल 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से पाकिस्तान भी बेचैन है। उसे राफेल के साथ साथ मोर्टियर, माइका जैसी मिसाइलों और भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने परेशान कर रखा है। बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना वर्तमान में अपने 124 JF-17 फाइटर जेट पर ही निर्भर है। इसके अलावा उसके पास 40 से भी कम संख्या में F-16 और मिराज फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर हो चुका है। कुछ समय पहले भी दोनों देशों ने संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार राजनीतिक झटका लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टीएमसी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। तोड़ गठजोड़ की राजनीति अपने चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगाए जा रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी में फूट डालकर उनके नेताओं को अपने खेमे में मिलाने का काम कर रही है। अमित शाह की फूट डालो राजनीति करो की नीति बंगाल में भी अपने चरम पर है। एक एक करके बंगाल में अपना वजूद तलाशने में जुटी बीजेपी टीएमसी के नामी गिनामी चेहरों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में एक और नेता टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी की पल्लू से बंधने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है। इस बीच बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, तृणमूल सरकार से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। वहीं राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि असल में हम जन्मभूमि के लिए हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या करें।
एक पार्टी में हैं तो सीमित हैं, लेकिन अब मुझे घुटन महसूस हो रही है। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उधर अत्याचार हो रहा है। आज मेरी आत्मा कह रही है कि इस्तीफा दे दो। ममता के खेमे से लगातार नेताओं के टीएमसी छोड़ने से आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल कर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी बयान पर तंज कसते हुए संजय सिंह ने कहा कि जब आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आंदोलन जीवी होते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो भाषण जीवी या जुमला जीवी हो जाते हैं। आंदोलन जीवी लोगों ने ही इस देश की आत्मा को जीवित कर रखा है। प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी वाले बयान पर किस तरीके से सियासत तेज हो चली है, एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में हर आंदोलन में शामिल होने वालों को आंदोलन जीवी बताए जाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण जीवी बताया है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जबरदस्त जुबानी हमला किया है। उन पर महात्मा गांधी सहित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उन सभी क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करके इस देश को आजाद कराया था। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और पिछले 80 दिनों से आंदोलन कर रहे लाखों किसानों का मजाक उड़ाया है। संजय सिंह ने पीएम मोदी को संदेश देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आंदोलन जीवियों ने इस देश को आजाद कराया है और आज आंदोलन जीवियों के कारण ही आप और मुझे संसद में बोलने का अधिकार मिला है। आंदोलनकारियों ने देश को संविधान दिया है और सत्ता के अहंकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष किया है। इस दौरान संजय सिंह ने आपातकाल में बीजेपी नेताओं के संघर्ष की भी याद दिलाई। उन्होंने आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को पद की गरिमा को बनाए रखते हुए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो कई बीजेपी नेता आंदोलन करने के लिए वर्षों तक जेल में रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने वालों को आंदोलन जीवी कहे जाने के जवाब में संजय सिंह ने कहा कि जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तो आंदोलन जीवी कहे जाते हैं, वहीं जब आप सत्ता में होते हैं तो आप भाषण जीवी या जुमला जीवी कहलाए जाते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने सदन में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ तथाकथित लोगों पर तंज कसा था जो खुद को किसान बता रहे थे, लेकिन पीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक पार्टियां इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर लगातार केंद्र किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करने की कवायद में लगा हुआ है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। म्यांमार में चीनी दूतावास के बाहर लोग जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। नाराज लोगों का कहना है कि चीन की सरकार म्यांमार की सेना का समर्थन कर रही है। उनका यह भी कहना है कि चीन सेना को हथियार मुहैया करा रहा है ताकि विरोध प्रदर्शन को दबाया जा सके। एक रिपोर्ट देखिए। म्यांमार में तख्ता पलट के पीछे क्या चीन का हाथ है, ये सवाल खड़ा हो चुका है।
म्यांमार में हो रहे चीन विरोधी प्रदर्शनों से सेना द्वारा चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटाने और प्रमुख नेता आंग सान सूची सहित अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग म्यांमार की सड़कों पर उतर आए। सैन्य शासन ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद उसके लिए प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल हो रहा है। ये प्रदर्शनकारी अब चीन पर भी साजिश करने का आरोप लगाने लगे। बड़ी संख्या में लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर लिखा है वी आर वॉचिंग यू मिस्टर शी जिनपिंग, यानी हम तुम्हें देख रहे हैं जिनपिंग। म्यांमार के यंगून में स्थित चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। नाराज लोगों का कहना है कि चीन की सरकार म्यांमार की सेना का समर्थन कर रही है। चीन विरोधी प्रदर्शनों के दौरान लोग हाथों में तरह तरह के बैनर लिए हुए थे। एक बैनर पर लिखा था चीन म्यांमार के खनिज और जवाहरात के लिए लालची मत बनो। वहीं दूसरे बैनर पर लिखा था कि चीन हथियारों के जरिए म्यांमार की सेना को सहायता पहुंचा रही है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सेना लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता नहीं सौंप देती, तब तक प्रदर्शन होते रहेंगे। चीन पर इसलिए भी शक हो रहा है क्योंकि 3 फरवरी को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में म्यांमार में हुए तख्ता पलट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ था, तो चीन ने वीटो पावर इस्तेमाल कर उसे रोक दिया। अमेरिका, ब्रिटेन सहित सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया था। इसके अलावा तख्ता पलट से कुछ दिन पहले ही यंगून में मौजूद चीनी राजदूत वांग यी ने म्यांमार के सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। तख्ता पलट के बाद चीनी राजदूत ने इसे आंतरिक मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। चीन को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को इसलिए भी नकारा जा सकता है क्योंकि वहां म्यांमार की निर्वाचित सरकार से काफी परेशान चल रहा था। दरअसल म्यांमार चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन रोड वन बेल्ट का सदस्य है। सूची के नेतृत्व वाली सरकार चीन के इरादे भांप गई थी और उसने इस परियोजना को लटकाना शुरू कर दिया था। ऐसे में म्यांमार में तख्ता पलट चीन के लिए हर लिहाज से फायदेमंद है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। आतंकी संगठन आईएस ने सीरिया में एक बार फिर से संगठित हो रहा है। धार्मिक कट्टरता को बढ़ाकर वह चंदा एकत्रित कर रहा है, साथ ही अपना प्रशिक्षण और तंत्र भी विकसित कर रहा है। वह यूएन सुरक्षा परिषद की बढ़ते आतंक को लेकर बैठक हुई। क्या रहा भारत का रुख, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकी संगठन आईएस सीरिया में एक बार फिर से संगठित हो रहा है। धार्मिक कट्टरता बढ़ाकर वह चंदा इकट्ठा कर रहा है, साथ ही अपना प्रशिक्षण और तंत्र भी विकसित कर रहा है। हिंसाग्रस्त सीरिया को लेकर यह चिंता में डालने वाली स्थिति है। इस स्थिति में सीरिया को अलग नहीं रखा जा सकता है। यह बात यूएन सुरक्षा परिषद की बंद दरवाजे के पीछे सीरिया पर हुई बैठक में भारत ने कही है। बैठक के बाद यूएन में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि बाहरी ताकतों को सीरिया की संप्रभुता के उल्लंघन की छूट नहीं मिल सकती है। वहां पर चल रही राजनीतिक प्रक्रिया को दुनिया अनदेखा नहीं कर सकती। वहां की राजनीतिक व्यवस्था में आपसी विश्वास की कमी बड़ी समस्या पैदा कर रही है। आतंकवाद को इसी का फायदा मिल सकता है। वह यूएन महासचिव की 12वीं रिपोर्ट में सीरिया की स्थिति पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि उत्तर पूर्वी सीरिया में आईएस के करीब 11,000 आतंकी मौजूद हैं, जो संगठित होकर गतिविधियां शुरू करने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं। इन आतंकियों में 5,000 सीरिया के, 1,600 इराक के, 1,700 विदेशी लड़ाके और 2,500 ऐसे हैं जिनकी नागरिकता के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। सीरिया पर यूएन के विशेष दूत जेयर पेडरसन ने भी कहा कि सीरिया में शांति प्रयासों के लिए रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। यूएन के मानवीय स्थितियों पर नजर रखने वाले कार्यालय के अनुसार सीरिया में करीब 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। वहाँ लोग कई तरह के खतरे, अस्थिरता, अवैध हिरासत, अपहरण जैसी समस्याएं झेल रहे हैं। यह सब विभिन्न इलाकों में कब्जा जमाए गए समूह कर रहे हैं। सीरिया को इन सब की निजात दिलाने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। वह हिंसा से बर्बाद हो चुके उत्तर अफ्रीकी देश लीबिया में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भारत ने स्वागत किया है।
यूएन सुरक्षा परिषद की लीबिया पर प्रतिबंधों की कमेटी की अध्यक्षता करते हुए भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने वहां गठित अंतरिम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का स्वागत किया। इस अथॉरिटी में देश के सभी समूह का प्रतिनिधित्व है। टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि हम लीबिया में शुरू हुई राजनीतिक प्रक्रिया का मजबूती के साथ समर्थन करते हैं। उल्लेखनीय है कि लीबिया में आगामी 24 दिसंबर को चुनाव प्रस्तावित है और उसी में नई सरकार को भी चुना जाएगा। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ देने पर चीन के खिलाफ शहर के लोगों ने व्यापारियों में काफी गुस्सा है। यह गुस्सा अब सामने भी आने लगा है। लोगों तो चीन में निर्मित वस्तुओं को खरीदने की शपथ ले ही रहे थे, तो दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहली बातचीत में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के गोरखधंधे यानी कि व्यापार करने के गलत तरीकों पर खूब लताड़ लगाई है। एक रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप शासन के दौरान चीन को लेकर अमेरिका ने कड़े कदम उठाए, खुलकर चीन की विस्तारवादी नीति और तानाशाही रवैये का विरोध किया। कई मौकों पर चीन को सबक भी सिखाया गया। अब जो बाइडेन ने भी चीन को आईना दिखा दिया है। पहली बातचीत में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बाइडेन ने स्वतंत्र ताइवान, हिंद प्रशांत क्षेत्र और गलत व्यापार नीतियों पर स्पष्ट संदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार चीन के अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत में चीन की गलत व्यापार नीतियों, हांगकांग में उसकी सख्त कार्रवाई, शिनजियांग और मानवाधिकारों का हनन और बढ़ती सक्रियता के बारे में चिंता जाहिर की है। बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत की है। बाइडेन ने इस बातचीत के बाद ट्वीट किया है, मैंने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर चीनी लोगों के लूनर न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। मैंने चीन की आर्थिक नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन और ताइवान को धमकाने पर चिंता जाहिर की। मैंने उन्हें बताया है कि जब अमेरिका के लोगों को फायदा होगा तो मैं चीन के साथ अब काम करूंगा। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत पर व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि बाइडेन ने अमेरिकी लोगों की सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की अपनी प्राथमिकता को दोहराया और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत की वकालत की। चीन लगभग 13 लाख वर्ग मील क्षेत्र में फैले दक्षिण चीन सागर को अपना संप्रभु क्षेत्र बताता है और क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण भी कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम का नाम भी शामिल है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।